अस्सलाम वालेकुम। बरोज़ बुध अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की 4 एंटिटीज़ को सैंक्शन किया है और वो सैंक्शन इस नौइयत का है कि जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं स्पेसिफिकली हमारे शाहीन के, उनको टारगेट किया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये सैंक्शंस अमेरिका ने इसलिए लगाई हैं ताकि जो उनका एक पॉलिसी प्लान है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनके डिलीवरी सिस्टम्स को कर्टेल करना है। क्या कर रहे हैं नहीं? सॉरी यार, आई नो तू बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं, बट हम ईओन वाइब्स के लिए व्लॉग शूट कर रहे हैं। राइट। बैलिस्टिक मिसाइल्स और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम आपको ये रेकमेंड करते हैं कि आप ईऑन वाइब्स हमारा चैनल है, उस पर हम डेली तो नहीं बट समटाइम्स व्लॉग्स लगाते हैं और ये एक व्लॉग है डे इन द लाइफ ऑफ ईऑन बॉयज। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। पर्पल उसका ईऑन लोगो है। बाकी अगर कोई मिसाइल्स विसाइल्स के बारे में भी सुनना है तो बता दें, या रहने दें आज के लिए। एनीवेज, बैक टू रेगुलर प्रोग्रामिंग। ये सैंक्शंस पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लिमिट करने के लिए हैं। ऑब्वियसली अमेरिका की एक नज़र रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर और हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ रेंज, बट ये कभी चैलेंज नहीं हुई बिकॉज डिफरेंट पीरियड्स और फेजेस के अंदर हमारा अमेरिका के साथ रिलेशनशिप उतार चढ़ाव का शिकार हुआ है। आई वुड आर्ग्यू कि रिसेंटली स्पेशली वॉर ऑन टेरर के सारे चैप्टर के समाप्त होने के बाद से अमेरिका का जो यूज़ केस है पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी कम हो चुका है और वो उतार चढ़ाव जो एक नज़र भी आ रहा है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल रिलीफ हो बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से या पाकिस्तान की रिलेशनशिप हो डिप्लोमेटिक हमारे ऑल वेदर पार्टनर चाइना के साथ, उसके बारे में कुछ कमेंट्रीज हों सीपेक से लेके या गवादर के विजिट को देखा जाएगा एक हमारे अमेरिकन एम्बेसडर का, तो ये सब रिलेट यही कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है हमारा और अमेरिका का वो आजकल सावर हुआ है, वो ज़रा थोड़ा सा ख़राबी की तरफ जा रहा है। जो 4 एंटिटीज़ हैं इस पॉलिसी के तहत उनको जो टारगेट किया गया, एक हमारी एनडीसी है, वो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, हमारा सरकारी एरोस्पेस डिफेंस की एक एजेंसी है, वो इस्लामाबाद बेस्ड। दूसरा 3 कराची बेस्ड एंटिटीज या कंपनीज कह लें आप उन्हें, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, अफिलिएट्स इंटरनेशनल एंड रॉक साइड एंटरप्राइज। इन तीनों को टारगेट किया है साथ साथ क्योंकि वो अगेन एनडीसी के लिए काम, बुनियादी तौर पे एनडीसी को ही सैंक्शन किया जा रहा है और सैंक्शंस का ये मतलब होता है कि अमेरिका और अमेरिका के एलाइज जो हैं, खैरियत, अच्छा, सैंक्शंस का ये मतलब होता है कि अमेरिका और अमेरिका के जो एलाइज हैं वो आपके साथ अब कारोबार नहीं करेंगे। अगर कोई पार्ट्स हैं, कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट है जो आप बाहर से परचेज कर रहे हैं, कोई मोटर्स हैं, कोई और चीज़ है, तो वो आपको अब नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सही है ना? इसके बावजूद कि पाकिस्तान सीटो और सेंटो के अंदर यूएस एलाई है और जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें डिक्लेयर किया था एज अ नॉन नेटो, बड़ा डीप, क्या एग्जैक्ट बड़ी फनी टर्म है, मेजर नॉन नेटो एलाई। ये प्राइमरली हमारे अफगान वॉर के किरदार की वजह से है। वो जो नॉन नेटो मेजर एलाई का स्टेटस है हमारा, वो इन क्वेश्चन आ चुका है बिकॉज उसामा बिन लादेन की असैसिनेशन हो, 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर का एक वो फेज़ था 20 साल का वो हो, काफ़ी ज़्यादा रीजनल गोल्स जो हैं अमेरिका के वो फ़िलहाल ऑन पॉज हैं, बर्फ़ खाने में डल चुके हुए हैं और उनको हमारे से बड़ी एक इकॉनमी, बड़ी मिलिट्री और बड़ा मुल्क मिल चुका हुआ है चाइना की कंटेनमेंट के लिए। और हमने भी कुछ पेशरफ्त की थी सीपेक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मामले में, जिससे ये लगता था कि हम चाइनीज़ झुकाव की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान हो गया और शायद चाइना के साथ हम अब ज़्यादा एक रीजनल पार्टनरशिप डेवलप करेंगे एज अपोज टू चौथे मोहल्ले एक ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ। जो मैथ्यू मिलर साहब हैं उनकी स्टेटमेंट के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री से एक बड़ी वीक स्टेटमेंट आई थी कि अनफॉर्चुनेट एंड बायस्ड and would harm regional stability by aiming to accentuate military asymmetries. Such policies have dangerous implications for the strategic ability of our region and beyond, the ministry said. जो लेटर पोर्शन है वो तो रीजनेबल है कि एक यहाँ पे मिलिट्री बैलेंस है स्केल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कि रीजनल पीस को मेंटेन करता है। पाकिस्तान और इंडिया के यहाँ डॉक्ट्रिन ये मौजूद है एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल एनिमी के तौर पे देखने की,
तो उसकी वजह से ये एक एसिमेट्री क्रिएट कर देगी, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगी, ये हमारे बकौल स्टेट डिपार्टमेंट, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक। लेकिन जो पहला हिस्सा है कि ये अनफॉर्चुनेट और बायस्ड है, इसके अंदर तनकीद तो मौजूद है। अनफॉर्चुनेट से मुराद ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है, दुखद बात है कि आपने ये काम किया। और दूसरा बायस्ड, बायस्ड वाला बात फिर भी कोई अच्छी तनकीद है। अनफॉर्चुनेट जैसे बहुत ही लिफ्ट के बात करने वाली तनकीद होती है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में शायद इस वक्त हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के पास वो कैपिटल नहीं है पॉलिटिकल अमेरिका के ख़िलाफ़ कि वो कोई बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दे। शायद वो डू मोर की पॉलिसी में हमने आजकल कुछ भी डू नहीं किया, तो वो डूइंग जो है शायद अभी बाकी है। लेकिन हम वापसी में ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पे सैंक्शंस ना लगाए जाएं हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए, तो शायद इसलिए ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो कमज़ोर हैं। बहरहाल जो बायस्ड वाला पहलू है उससे एक चीज़ हाईलाइट होती है कि इसके अंदर ये आंसर नज़र आ रहा है कि लॉबिंग की बुनियाद पे ये किया गया। अब लॉबीज दो ही हैं जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को या बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को, डिलीवरी सिस्टम्स को अटैक करना चाहेंगी। वो हिंदुत्व वाली लॉबी है जो अमेरिका में बहुत स्ट्रांग हो चुकी हुई है, या वो इजराइल लॉबी है। अब पहले इजराइल लॉबी को ज़रा एनालाइज कर लेते हैं। रिसेंटली हम एक डिमिट्री लेस्केरस, एक जर्नलिस्ट हैं, कनेडियन ग्रीक जर्नलिस्ट हैं बट कनेडियन बेस्ड हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे मुझे एक मौका मिला था बात करने का। तो उन्होंने वहाँ पूछा था एंड में एक सवाल मिजाहिया तौर पे ही कि क्या पाकिस्तान, इसमें कुछ सच्चाई है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहता है अगर ईरान थ्रेटन हो। तो उसमें मैंने उसी तरह एक मजाहिया जवाब दे दिया उनको बताने के लिए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या। दर हकीकत ये इसराइल लॉबी वाली आर्ग्यूमेंट जो है मेरे ख्याल में ये इतनी वेल फाउंडेड, वेल ग्राउंडेड नहीं है, बिकॉज इसराइल लॉबी पाकिस्तान को फिलहाल इतने बड़े डायरेक्ट थ्रेट के तौर पे नहीं देखती। हिस्टोरिकल एविडेंस है, इजरायली पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स की देखी जाएं, या इसराइल की जो अटेम्प्ट्स थी पाकिस्तानी मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करने की, तो वो तो एविडेंस मौजूद है। लेकिन वो आई थिंक एज ए जनरल पॉलिसी कि कोई भी मुसलमान मुल्क जो है वो न्यूक्लियर केपेबल टेक्नोलॉजी ना डेवलप करे, तो वो इसराइल की ओवरऑल डॉक्ट्रिन थी। और कोई भी इतनी लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स ना डेवलप करे, तो वो एक लॉन्ग टर्म और ओवरऑल पॉलिसी थी इसराइल की। फिलहाल कोई बराह रास्त थ्रेट नज़र नहीं आता, क्योंकि ये सब जो है वो 7 अक्टूबर की रोशनी में ही किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्ला, यमन, इराक के मिलिशियाज हों, या ईरान की तरफ से जो लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अलार्म बेल्स को रिंग किया है वाशिंगटन के अंदर कि यार ये लॉन्ग रेंज अब कॉन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं जो मिसाइल बेस्ड हैं। तो इसके अंदर वो एक थ्रेट की, जो आप कहते हैं, घंटी बज जाती है कि अब इसके अंदर और कौन से मुल्क इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में या सिमिलर टेक्नोलॉजीज को एम्प्लॉय करके। बिकॉज रिसेंटली अदर देन अमेरिका या शायद रशिया, छोटे ममालिक की तरफ से इस तरह की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। छोटे ममालिक से मुराद यहाँ पे उनकी कोई वजूद की बात नहीं हो रही, बट जनरल एक ग्लोबल पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहे हैं कि मतलब जैसा ईरान और इजराइल छोटे मुल्क कंसिडर किए जाएंगे, और दोनों की तरफ से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल नजर आ रहा है। तो इजराइल लॉबी की लॉबिंग इसके खिलाफ मेरे ख्याल में अनलाइकली है। ज़्यादा लाइकली जो है वो कि हिंदुत्व लॉबी ने ये लॉबिंग की है, बिकॉज पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी है वो इंडिया सेंट्रिक है, और हमारा कंसर्न यहाँ पे प्राइमरली नज़र आता है शाहीन मिसाइल के साथ कि हम बे ऑफ बंगाल के अंदर इंडिया की जो नेवी है उसको हिट करें। अलबत्ता इंडिया का एक रीजनल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इसराइल का, और अब जो फोकस है, जो ग्लोबल एक जो प्लान इसराइल लेके चल रहा है, और जो एक जंग का माहौल बन रहा है दुनिया के अंदर, तो रीजनल पार्टनरशिप्स बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ पे वापस इसराइल लॉबी की गुंजाइश ऐड होती है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ हिंदुत्व लॉबी। हिंदुत्व लॉबी अमेरिका में काफ़ी तगड़ी है, ट्रंप के साथ उनके अच्छे बराह रास्त ताल्लुकात थे। थोड़े से वो ताल्लुकात ख़राब तो हुए हैं ज़रूर ट्रंप की सैंक्शंस की वजह से और वीज़ा बैन्स की वजह से, जो डायरेक्टली तो इंडियंस को टारगेट नहीं करती बट इनडायरेक्टली हिट करती हैं। जहाँ डायरेक्ट टारगेट चाइना की इंपोर्ट्स हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है जो चाइना और बाकी दुनिया से आती है, इनडायरेक्टली दोनों इस चीज़, ये पॉलिसीज़ जो हैं ट्रंप की आने वाले जो साल में आएंगी जनवरी ऑनवर्ड्स, वो इंडिया को भी अफेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं जब पॉलिसी बनाई जाती है, और मेरा अंदेशा ये है कि इंडिया के नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं। तो उसके जवाब में ये क्रॉस लॉबी टॉक चलती रहती है, और ये चीज़ें हैंड हैंड चलती है। ऐसे नहीं होता कि किसी मुल्क, इवन अमेरिका की कोई पॉलिसी बिल्कुल यकतरफा हो, वो अपना भी काम निकलवा रहे होते हैं तो उनको कोई बेनिफिट नज़र आता है। बहरहाल लॉबिंग हो या ना हो, या ये इंडिपेंडेंट डिसीजन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का, ये अगर कोई वैलिड थ्रेट ना फील होता अमेरिका को, तो ये कभी डिसीजन वो ना लेता, ऐसा इतना बड़ा ड्रास्टिक।
और मेरे ख्याल में जो उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा भी है बाय द वे कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने Islamabad's conduct raised real questions about its aims of the ballistic missile program. Candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. अब डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर कोई मजाक नहीं है, जाहिर बात है उनकी ये स्टेटमेंट देना बड़ी मतलब है अचंभे वाली बात है कि अमेरिका को क्या खतरा महसूस हो गया पाकिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान बेचारा बिल्कुल अभी मरून मिन्नत है अमेरिका के, खासतौर पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो। यहाँ पे इशारा यही है कि अगर बे ऑफ बंगाल तक हमारा मिसाइल पहुंच सकता है तो हमारा मिसाइल टेल अवीव तक भी पहुंच सकता है। बुनियादी तौर पे बात जो की जा रही है वो ये है कि अमेरिका का जो सबसे आप समझें अजीज और रीजनल पार्टनर इसराइल जो है वो भी पोटेंशियली थ्रेट में आता है। तो ये जो रूमर्स ऑनलाइन चलते रहे हैं कुछ मीडिया सर्कल्स के अंदर भी, और उस जर्नलिस्ट का मेरे से ये सवाल पूछना भी बड़ी हैरान कुन बात है कि उनके यहाँ ये तसव्वुर अभी भी पाया जाता है कि कुछ रमक बाकी है पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब दुश्मन के मुंह से सुन के चले यही खुशी हो जानी चाहिए कि चले कम से कम कुछ उनको डर तो लगता है कि कुछ तो खतरा है पोटेंशियली। बाकी उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान हैज डेवलप्ड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If those trends continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including the United States. अब यहाँ पे उन्होंने इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स जैसे सिर्फ ना मतलब खाना पूरी करने के लिए किया, और साउथ एशिया के उन्होंने यहाँ से जिक्र किया बिकॉज हमारी जो क्लासिकल फॉल बैक होती है हमारी मिलिट्री की तरफ से भी और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दी जाती है कि हमारा यहाँ पे रीजनल गोल है साउथ एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने का, और हम बे ऑफ बंगाल के आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते हैं। बट बुनियादी तौर पे हमारे जो एलाइज हैं मिडल ईस्ट के अंदर, क्लासिकली सऊदी अरेबिया अगर ले लिया जाए या इवन पोटेंशियली टर्की को ले लिया जाए, तो उनके मामलात को भी लेवरेज करने के लिए मिडल ईस्ट के अंदर हमारे ये एसेट अगर ईस्टवर्ड जा सकते हैं इतने दूर तो वेस्टवर्ड भी जा सकते हैं, वो डिस्टेंस तो सेम ही है रफली। तो ये बेसिकली इशारा उसी तरफ है, यूएस ने जो इशारा किया कि एक हमारा रीजनल पार्टनर इंडिया और एक हमारा रीजनल पार्टनर इसराइल, उनके लिए पोटेंशियल एक थ्रेट का बायस बनता है, और ये साउथ एशिया के भी बियॉन्ड यानी इंडिया के भी रीजन से बियॉन्ड एक पॉलिसी है। अपने आप को इसके अंदर डालना मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली, और अमेरिका ने सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए किया। बुनियादी तौर पे अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं है कि पाकिस्तान से यहाँ से मिसाइल चल पड़ेंगे। भाई क्यों, हम पागल थोड़ी हैं, अमेरिका इतना ताकतवर मुल्क है और हमें क्या उनसे, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ख़ासतौर पे अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा हिस्टोरिकल एलाई भी रहा है। लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान इंक्रीजिंगली अब स्क्वीज़ किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। पहले सिर्फ इकोनॉमिक हालात के थ्रू किया जा रहा था, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू किया जा रहा था, बट पोस्ट वॉर ऑन टेरर अब पाकिस्तान की इस न्यू ग्लोबल रियलिटी के अंदर पोजीशन जो है वो इंक्रीजिंगली अब अमेरिका के हाथ से निकलती जा रही है मेरे ख्याल में। और अब पाकिस्तान चाइना को एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनर के तौर पे ज़रूर देखेगा, जहाँ हिस्टोरिकली सिर्फ एक ट्रेड और एक वेलफेयर पार्टनर चाइना था, अब चाइना के अंदर वो पोटेंशियल है और पाकिस्तान की वो मजबूरी है। जहाँ आपने JF-17 थंडर की मिसाल में देखा कि पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजीज डेवलप की इस हद तक कि अब हम उनको खुद, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी यहाँ हुआ कि अब हम खुद बना के उनको बेचने की सलाहियत रखते हैं, और हमारी कुछ ट्रेड डील्स भी बनी हैं। तो सिमिलरली आई थिंक टर्की की ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पाकिस्तान के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, टर्की की जो परफॉर्मेंस रही है यूक्रेन के अंदर वो आपके सामने है। सीरिया के अंदर टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटर्स वहाँ मौजूद थे सीरियन रेबल्स को हेल्प करने के लिए। सिमिलरली ईरान का शाहिद ड्रोन है, उसकी भी रशिया के ज़रिए आपको परफॉर्मेंस नज़र आई है। तो मिलिट्री एक्सपेंशन की जो ऑप्शंस होती हैं, डेवलपमेंट की ऑप्शंस होती हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं पाकिस्तान के पास। जो क्लासिकल हमारी डिपेंडेंसी थी एयर डिपेंडेंसी थी अमेरिका के लिए, और मिसाइल टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी थी अमेरिका के ऊपर, वो मेरे ख्याल में या वेस्टर्न मार्केट्स के ऊपर, अमेरिका और उसके एलाइज मुराद यहाँ पे बाय द वे जो सैंक्शंस के अंदर आते हैं कि अगर आप अमेरिका नहीं आपसे तिजारत कर रहा तो फिर उसके एलाइज भी नहीं कर रहे, तो वो ऑप्शंस क्योंकि अब वसी होती जा रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल में लोकल डोमेस्टिक अपनी R&D के अंदर इन्वेस्ट करना, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर, अब वो वक्त आ गया है। और हमारी एक जो एलीट है पाकिस्तान की, उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स, अपने एजुकेशनल बच्चों की फ्यूचर्स, अपने करियर्स अब वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से मूव करके ईस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की तरफ आएँ। मैंने ईस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ब्रॉडली कहा है, इसके अंदर टर्की, कतर,
न्यू मिडल ईस्ट आता है, जो ये नए मिडल ईस्टर्न ममालिक तैयार हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया जैसे, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज तैयार हो रही हैं, रशिया, स्तान ममालिक, चीन, हमें नए रीजनल एज वेल एज ग्लोबल पार्टनर्स तलाश करने का वक्त आ गया है। बहरहाल इसके ऊपर कुछ लोगों ने खुशियां मनाई, कुछ लोगों ने गमी मनाई। पीटीआई की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानी के जो इंचार्ज हैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब, उन्होंने ज़रूर कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसकी बिल्कुल हमायत नहीं करते, बिकॉज एक फ्रेमिंग की जा रही थी कि पीटीआई वाले जो हैं वो इसकी लॉबिंग उन्होंने किया। अगर पीटीआई वाले इसकी लॉबिंग कर चुके होते ना, तो मेरे ख्याल में अभी इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते। ये इतना आसान काम नहीं है, और पीटीआई की लॉबिंग के अंदर यकीनन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना नहीं उनका मकसद होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, उनका लीडर आ जाए बस। इतने भी मेरे ख्याल है कोई फूल हार्डी नहीं होते, अमेरिकन बच्चे नहीं हैं कि वो पीटीआई की लॉबी की बुनियाद पर पाकिस्तान के अपने जो जो उसका एक रीजनल एलाय है अमेरिका का रहा है हिस्टोरिकली, उसके साथ मामला बिगाड़ लें या ख़राब कर लें। बहरहाल मेरे ख्याल में अमेरिकन ने प्रेशर अपना एग्जर्ट किया है हमारे ऊपर। अब हमारा रिस्पॉन्स दोबारा ठंडा आया है। एक एक लिथार्जी होती है पॉलिसी मेकर्स के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, टेक्नोक्रेट्स के अंदर, और जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि जो वो पढ़ाई करके आए होते हैं, वो 20-30 साल पुरानी केस स्टडीज़ होती हैं, 50-50 साल पुरानी केस स्टडीज़ होती हैं। जो उनका पीरियड ऑफ एजुकेशन होता है, जो उस्ताद उनको पढ़ा रहे होते हैं, वो 50-50 साल पुराने, 20-20 साल पुराने तजर्बे करके आ रहे होते हैं। जब वो पढ़ रहे होते हैं, उन लम्हे में जो पॉलिसी पोजीशंस होती हैं वो कुछ और होती हैं। बाय द टाइम वो सर्विस की ऐसी पोजीशन में आते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग करें, तो हालात और वाक़यात इतने ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हैं कि ख़ास तौर पे इतने जो पिछले 50 साल का इतना ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहा है ग्लोबल साउथ के लिए भी, बट जनरली ह्यूमन हिस्ट्री का इतना ट्रांसफॉर्मेटिव एरा रहा है ये, टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में देखा जाए, और जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो शिफ्टिंग आपने फॉल्ट लाइंस देखी हैं कि बिल्कुल जनाब, मतलब काया ही पलट गई है कि क्या पॉलिटिक्स हुआ करती थी और क्या अब बन चुकी हुई है। कहाँ अमेरिका बहादुर एक बड़ा बादशाह था और आज अमेरिका चैलेंज्ड फील कर रहा है रीजनली मुख्तलिफ इलाकों में। कहाँ इसराइल एक ऐसा बुर्ज था जिसको गिराना ख्वाब, क्या मुमकिनात, क्या मतलब खाम ख्याली में भी कोई कभी नहीं कहता था, और आज नज़र आ रहा है कि इसराइल जगह जगह से सैंक्शन हो रहा है, बैन हो रहा है, जगह जगह से उस पर प्रेशर आ रहा है, और वो अब एक मतलब एक बहुत सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एम्ब्रॉयल्ड है। तो ग्लोबल पोजीशनिंग के एतबार से पाकिस्तान को पुरानी डॉक्ट्रिन शायद अब अबैंडन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उससे एक ग्रेजुअल शिफ्ट करना पड़ेगा, और अटेम्प्ट भी किया हमारी डीप स्टेट ने, कुछ वक्त से कर रहे हैं। शायद इमरान खान साहब उसी की नज़र हो गए थे बाय द वे मेरे ओपिनियन के अंदर, जो हमने अटेम्प्ट की थी रूस और चीन की तरफ झुकाव बढ़ाने की। लेकिन फ्यूचर में ये नज़र आ रहा है कि ट्रंप आने वाला है, वो रशिया को एलाई समझता है, वो रशिया के साथ सुलह करना चाहता है, एक अच्छे नए सफ़र पे तय करना चाहता है जहाँ रशिया नए यूरोपियन किरदार में आ जाए, जो कि किरदार कभी यूरोप ने अदा किया था अमेरिका के लिए रीजन में, अब वो रशिया अदा करे। इतने पोटेंशली वो एक्सेलरेट करना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप रशिया के साथ। ये काफ़ी ऑब्वियस है, यूक्रेन की जंग वो थमाएंगे, जो नए टेरिटरीज रशिया ने कैप्चर किए हैं वो प्रॉब्लली नॉर्मलाइज होंगी रशिया के हाथों। तो हदफ जो है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट का और पेंटागन और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का, वो चीन है और चीन ही है। तो चीन को अगर मुश्किल वक्त में मदद चाहिए तो साथ उसके पड़ोस में साथ लगने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको लेवरेज करे मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ ट्रेड रिलेशंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ख़ास तौर पे मिलिट्री टेक्नोलॉजीज शेयर करने के लिए। चाइना ने एक बुर्ज बना लिया अपना मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का, तो पाकिस्तान के ऊपर है कि वो कैसे लेवरेज करता है, कि वो दोबारा एक बेवकूफ़ाना सी रीजनल पुलिस फोर्स बनना चाहता है, यानी कनटुटा बनना चाहता है अमेरिका का, और चीन से आई डोंट नो किसी परवर्टेड सेंस में मुकाबला करना चाहे। हालांकि ये बड़ी बात काट दीजिएगा। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेता है, कि वो इस रीजनल इंटरेस्ट को अमेरिका का, जो मेरे ख्याल में अमेरिका का फाइनल इंटरेस्ट है, अगर एंड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की बात की जाए तो अमेरिका का फाइनल फ्रंटियर जो है ना वो चीन है, वो स्पेस नहीं है, वो चीन है। और ये फाइनल फ्रंटियर मेरा शक है कि अमेरिका नहीं सर पाएगा। आई थिंक ये अमेरिका की डाउनफॉल होगी और ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगी जो अमेरिका करने जा रहा है चीन के साथ, जो मामला अपना रैंप अप कर रहा है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से रैंप अप हुआ था, बट ट्रंप तो जैसे बिल्कुल पक्के मुंह से आके टक्कर लेना चाहता है उनके साथ। तो हमारे पड़ोसी है चीन, उसको नुकसान होता है, हमें नुकसान होता है, उसका भला होता है, हमारा भला होता है। अगर हम अपना रिलेशनशिप ऐसा बनाना चाहें तो दुआ गो है कि इससे कुछ खैर ही निकलेगी, बेहतरी निकलेगी। इस तरह के शर में से ईरान के लिए बहुत बेहतरी निकली। ईरान ने अपनी मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजीज खासतौर पे बहुत अच्छी डेवलप की।
हमारे लिए भी कुछ खैर हो सकता है इसके अंदर। दुआ करें मुल्क के लिए। रीजनल स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल जो हमारे अंदर टर्मोइल है, लेकिन हमारी मिलिट्री और डिफेंस की कैपेबिलिटी जो है वो हमें बरकरार रखती है, टू बी फ्रैंक। वरना इंडिया के अज़ाइम जो है पाकिस्तान से मुतल्लिक वो काफ़ी सीरियस होते जा रहे हैं। शुक्रिया।